नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की कक्षा 6 की एनसीईआरटी किताब का चौथा अध्याय। क्या बताती हैं हमें कब्रें और किताबें। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर ईश्वर पढ़ाते थे। सस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की पाक संस्कृत या वैदिक संस्कृत भाषा कहलाती है। तुम स्कूल में जो भाषा पढ़ते हो उससे यह थोड़ी भिन्न है। संस्कृत और अन्य भाषाएं। संस्कृत भाषा भारोपीय भाषा भारत यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जो फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी शब्द हैं। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भी भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं परिवार की हैं। झारखंड और भारत के कई हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हैं। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते थे? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ताओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियों व्यास और सतलज के बीच यह संवाद एक ऐसे सूक्त का अंश है। व्यास और सतलज मानचित्र 1 अध्याय 1 में यहाँ दर्शाया गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि का एक पन्ना। भुर्ज की वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इस पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद कैसे तैयार हुआ? यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। पांडुलिपि का एक पन्ने का चित्र आगे देखेंगे। विश्वामित्र और नदियां। विश्वामित्र: हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चालों से पहाड़ों से नीचे जाओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। नदियां: जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार
निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषु सॉरी एक बार निकालने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित कुछ बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरी के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सकें। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे, वहाँ घोड़े और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था। इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि उसमें परिवहन लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा, यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। मवेशी, घोड़े और रथ। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों के प्रति की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोत और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी-कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोगों सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा किया करते थे। ये ऐसे लोगों को अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल हों। लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्द। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या संस्कृत परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषताएं बताने वाले शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना ही बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना ही इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप राजा या शासक नहीं बन जाता था। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विष, जिससे वैश्य शब्द निकलता है। इस विषय में हम अध्याय 5 में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विष, भारत जन या विष, यदु जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दासु कहते थे। दासु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे, उन्हें
वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखा वहाँ क्या हो रहा था। खामोश प्रहरी, एक कहानी महापाषाणों की। ये शिलाखंड महापाषाण, बड़ा पाषाण पत्थर नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह प्रथा दक्कन, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थे। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण जमीन के ऊपर दिख जाते हैं और कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। अध्याय 2 के पृष्ठ 13 पर महापाषाण को पुरास्थल को हरे रंग से दिखाया गया है। ये उनकी स्थिति है। आगे कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं। कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करें। गड्ढे खोदना, शिलाखंड को ढो कर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना, मरे हुए को दफनाना। ऊपर इस तरह के महापाषाण को ताबूत सावधान शिस्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिस्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरों में जाने का रास्ता है। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उनमें क्रमबद्ध। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्य मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी के बर्तनों, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजारों और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। क्या हड़प्पा के शहरों में लोहे का प्रयोग होता था? महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान, बाईं ओर घोड़े के सामान, कुल्हाड़ियां और कटार। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की हो रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज्यादा चीजें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर 13 पृष्ठ में ब्रह्मागिरी खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी। मानचित्र में ब्रह्मागिरी का स्थान यहाँ है। इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र में इनाम गांव को खोजो। यहाँ भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 पहले के लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधे कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में चारों ओर 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के बड़े घरों में एक था।
इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। 100 के पैर मुड़े हुए थे। नक्शे में इनाम गांव की स्थिति ये है। क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे के और एक बच्ची के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी-कभी लोगों कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका कंकाल अंदाजा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने के लिए बेहतर तरीका उसकी हाई स्त्रियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कूल्हा पुरुषों से ज्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पहले चरक के नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नामक किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हाई स्त्रियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हाई स्त्रियों से काफी ज्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हाई स्त्रियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि उन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। अन्यत्र एटलस में सीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इन्हें भविष्यवाणी करने की वाली हड्डियां कहा जाता है, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों के पर सवाल लिखते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था। यहाँ इनमें गर्मी से चटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसे शायद तुम भी सोच रही होगे, ये भविष्यवक्ता कभी-कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी, जिनमें बड़े-बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोग इन्हें इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। इस तरह 5वां अध्याय समाप्त। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां। वेदों की रचना 3500 साल पहले। महापुराणों का निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इन गांव के कृषकों को निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक संहिता लगभग 2000 साल पहले।